दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आपको पता ही है कि बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और चुनाव खत्म होते के साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं जो बुरी तरीके से हार गई, तो अब हारने के बाद ये बात सम्मान से ही स्वीकार करना चाहिए था कि जो भी जनता आदेश दिया है उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन वो अपनी हार स्वीकार करने के बजाय वो इलेक्शन कमीशन को ही दोष दे रही है। वो ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रही है और ये बात कर रही है कि हमारा हार का कारण हम जनता को कन्विंस हम नहीं कर पाए। ये नहीं है, उसके हार का कारण है चुनाव आयोग का सत्ताधारी पार्टियों से मिला होना। अब ये आरोप तो आम होते जा रहा है, लेकिन ये जितना सामान्य दिखता है ना, उतनी सामान्य बात नहीं है। हम लोग ये बात नहीं भी समझ पा रहे हैं कि हमारे देश के लिए कितना खतरनाक जमीन तैयार कर रहा है और हमारा देश अभी सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व का तो है ही और सबसे खुशहाल लोकतंत्र भी है। अगर आप अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों से कंपेयर करेंगे तो उन देशों में जितनी ज्यादा अराजकता फैली है उसके सामने भारत अभी एकदम शांत है और भारत में खुशहाली फैली है। लेकिन जब कोई बीमारी बढ़ती है और उसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो वो पूरे शरीर को एक गजब संकट में ला देती है। इसीलिए और इसी तरीके से जो भारत में जो बीमारी फैल रही है, इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना वो हमारे लिए निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक है। अगर इसके खतरे को समझना है तो अभी कुछ साल पहले बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर नजर डाली है। बांग्लादेश की जो शेख हसीना की सरकार थी, वहां की चुनी हुई सरकार थी, वहां की लोकप्रिय सरकार थी और उनको सब पूरा जनता पसंद करती थी और इसलिए बार बार चुनाव जीतते जा रही थी। लेकिन वहां के अराजक तत्व जो चुनाव एन तेन प्रकार नहीं जीत पा रहे थे क्योंकि वो करप्ट थे और जनता उन्हें आने नहीं दे रही थी, तो उन लोगों ने एक अलग ही प्लान बनाया। वहां के जो अराजक लोगों के साथ मिलके वहां एकाएक ये जो प्रधानमंत्री निवास पर हमला बोला और इतना दुर्गति कर दिया गया कि शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन ये जो घटना जो हुई है, जितना मैं आसानी से बता दिया हूं ना, उतना आसानी से घटना नहीं हुई। इस घटना के पहले बहुत सारे संकेत मिले थे शेख हसीना को, जो उस पर ध्यान नहीं थे। सबसे पहले वहां पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ इसी तरीके से पहले बातें होती थी। जब कोई अराजक तत्व तो जीत नहीं पाते तो निर्वाचन आयोग पर टिकरा फोड़ते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं कि निर्वाचन आयोग मिला है। और वहां की जो सरकार जो थी शेख हसीना, वो इसका खंडन करने के बजाय, इसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने के बजाय इसी भ्रम में पड़ी रही कि क्या हो गया, मैं तो सही हूं ना, जो नियम है सो नियम है, जनता तो समझ रही है ना, मेरे को ये सब चीजों फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो भूल गई कि जब 100 बार झूठ बोला जाए तो वो लोग उसे सच समझने बैठते हैं और वहां की जो अराजक तत्वों के साथ मिलके वहां की जो विपक्षी दल जो सत्ता में नहीं आ पा रहे थे, उन्होंने शेख हसीना के आवास पर हमला किया और बहुत मुश्किल से जान बचा के भागी। इसका प्रमुख कारण नहीं कहा जा सकता है कि शेख हसीना समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की और इसमें प्रमुख जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। अब अगर उसके बाद अगर हम लोग पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान में इमरान खान की एक बहुत लोकप्रिय सरकार थी, लेकिन वहां भी यही बात हुआ। शुरू में वहां के निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप लगाया गया, हालांकि वहां लोकतंत्र वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी इमरान खान के रूप में एक अच्छा लोकतंत्र चल रहा था। लेकिन वहां की शहबाज शरीफ की सरकार है और वहां की सेना फील्ड मार्शल के साथ मिलके, क्योंकि उनको अब कामकाज में दिक्कत होने लग गई थी, तो वहां की इमरान खान की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। और अभी वहां के पाकिस्तान के संविधान में 27वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा नियम निकाल दिया गया कि वहां का आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, जीवन भर फील्ड मार्शल रहेंगे। अब इससे बड़ा कोई लोकतंत्र का हत्या कैसे हो सकता है कि वहां का कोई एक पद पर बैठा, इतना ऊंचा पद पर बैठा व्यक्ति कहे कि मैं जिंदगी भर वही पद पर रहूंगा, चाहे वो अराजक करे या गलत करे, सही करे, उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। अब इसके बाद एक और नियम आया, वो पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन करके लाया गया। उसको सुनकर आपके कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है, पूरी तरीके से प्रमाणित है। एक घटना ये है कि आसिफ मुनीर और वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, इन दोनों को जीवन भर दंड मुक्त कर दिया गया। मतलब वो कोई भी कांड करे, गोली मारे, रेप करे, बलात्कार करे या पूरी देश को उड़ा दे, उनके ऊपर पाकिस्तान के सरकार या कोर्ट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहां की सरकार तो इसके खिलाफ बोल ही रही थी, लेकिन वहां की कोर्ट कचहरी चुप थी। उनको लग रहा था कि नेताओं का मामला है, हमको क्या फर्क पड़ता, हमको तो बस वो देना है। लेकिन वहां की जब अब जजों को पता चल रहा है कि अब उनकी नियुक्ति भी आसिम मुनीर ही करेंगे, अब इसलिए वहां के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अब मुनीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब अगर वो नेपाल में आ जाए तो नेपाल का जो जेन जी आंदोलन था, सुनने में कितना अच्छा लगता है, सुनने में बहुत आसान लगता है कि वहां का कोई सरकार काम नहीं करा, सीधे उसको उखाड़ के फेंक दो। प्रचंड की जो सरकार थी, वहां की जो प्रधानमंत्री थे, वो क्या कर रहे थे? वो मानता हूं भ्रष्ट थे, मानता हूं कि वो पूरी तरीके से भ्रष्ट थे, और उनके समय में ना नेप्टो बेबी का कॉन्सेप्ट बढ़ गया था। मतलब नेता का बेटा अय्याशी कर रहा है, वो कर रहा है, लोग परेशान है, मैं मानता हूं। लेकिन उसको हटाने के लिए एक तो कार्यकाल पूरा होने देने का वेट करते, और दूसरा लोगों को समझाते कि उनका कार्यविधि क्या था। और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो वहां पर कोर्ट में जाते, कोर्ट में अलग अलग जगह से फरियादें जाती, जनता कोर्ट के बाहर खड़ा होकर अलग अलग तरीके से याचिकाएं लगाती, तो कोर्ट निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ करती। और प्रधानमंत्री उतना आसानी से करप्शन नहीं कर पाते, उनको परेशानी होती, बहुत परेशानी होती, और देखते देखते जैसे ही उनका समय पूरा होता तो आप उनके खिलाफ वोट देकर उन्हें हटा देते। लेकिन क्या किया गया? वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, वहां के संसद भवन को फूंक दिया गया, वहां के अदालतों को आग लगा दी गई। ये जो घाटा हुआ है वहां की वो जनता ही भरेगी ना। लेकिन लोग उसको भी सुनने में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर यह बात नहीं बोले कि वहां की जनता की चुनी हुई सरकार, नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है, और कुछ हजार लोगों के द्वारा बोल रहा हूं, मुट्ठी भर होते 3 करोड़ के समान कुछ हजार, वो पूरे वहां के लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब ये 3 करोड़ लोग हर जाने को भरेंगे। अब यही स्थिति भारत में लाने के लिए जमीन तैयार की जा रही है। अब यहां जो विपक्षी पार्टियां जो हार रही है, अब उनको समझ में आ गया कि अब वोट के थ्रू तो जा नहीं सकते। इसीलिए तेजस्वी यादव की तरफ से जब जेएनजी हुआ तो बयान आ रहा था कि चिंता मत करो, भारत में भी यही होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव को उस वक्त पता चल गया था कि जनता अब मुझे पसंद नहीं कर रही है, अब चुनाव के थ्रू नहीं जा सकते हैं, और अब ये जनता मुझे तो वोट नहीं देगी। और उनका एक अनुमान सही भी हुआ। इस बार उनका जो हाल हुआ बिहार में वो देख रहे हैं, और इसीलिए अब ये सब के सब ना चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। और इन लोग के दिमाग में भी यही बात है कि चुनाव आयोग को बदनाम करो, बदनाम करो, बदनाम करो, और एक दिन बहुत बड़े भीड़ को बहुत बार झूठ बोलने से भीड़ ये समझने लगेगी कि नहीं ये सच है, और पूरी तरीके सीधे प्रधानमंत्री आवास पर हमला भेजो, जो सत्ताधारी दल उनका आवास पर हमला भेजो, उनके साथ जो दुर्व्यवहार करना करो, और फिर उसी समय नया चुनाव करवा लिया जाए। लेकिन याद रखिए, इन सब देशों में अभी तक चुनाव नहीं हो रहे हैं, और वहां चुनी हुई सरकार को जाने से उस पहले जो सरकार थी उससे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये सब मामलों में आम जनता क्या करे? आम जनता का यहाँ काम नहीं है, यहाँ पर प्रमुख काम है सरकार का। अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो मानता हूं अच्छा काम कर रही है, और नरेंद्र मोदी की सरकार आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देती, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को यह बात समझना चाहिए कि ये आलोचना नहीं है, ये देश को दहलाने की साजिश है। ये देश के जो मौजूदा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन का जो खरा सोने वाला काम है, उनको बदनाम करने की साजिश है, और ये देश को भविष्य में लोकतंत्र को खतरे में डालने की साजिश है। बाहरी जो ताकत जो भारत की विकास से जल रही है, उनको एक मौका देने की साजिश है कि देखो यार, वहां का सरकार चुनी हुई नहीं है, इलेक्शन कमीशन ही फर्जी है, और सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर झूठ मूठ करके चुनाव जीत जाता है। तो यहां सरकार कर क्या रही है? और दूसरी गलती में खुद इलेक्शन कमीशन को मैं बोलता हूं कि आप कर क्या रहे हो। आपको मैं बता दे रहा हूं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 9 का धारा 173 साफ कहता है कि चुनाव को लेकर अगर कोई भी झूठ बोलता है ना, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई आप कर सकते हो। तो आप लोग इस धारा का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आप भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बनी है कानून की धारा, क्या ये दिखाने के लिए है? क्या ये शोभा की वस्तु है? और अभी प्रयोग नहीं होगा ये धारा, तो कब प्रयोग होगा? कब प्रयोग करोगे आप लोग इस धारा को? और कब हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन जो का नाम खराब हो रहा है, हमारे देश का लोकतंत्र जो खतरे में पड़ रहा है, उसको कब बचाओगे आप? कब ऐसे लोगों से हमें निजात दिलाओगे जो हमारे देश का निर्वाचन आयोग को ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है? और झूठा हो या सच्चा हो, मैं ये नहीं कहता कि वो झूठी बोल रहे हैं, अगर उनमें दम है, सच्चाई है, तो कोर्ट जाकर साबित क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आम जनता का जो मंच है वो कोई कोर्ट नहीं है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं, लेकिन आम जनता के सामने क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि उन लोग एक माहौल तैयार कर रहे हैं, उन लोग एक संभावना तैयार कर रहे हैं कि जैसे पड़ोस के देश में हुआ सबसे शॉर्टकट रास्ता, ये उन फेल स्टूडेंट की तरह है ना, जो फेल तो हो गए लेकिन अब पास होने के लिए कोई जुगाड़ लगा रहे हैं आउटसाइड साइड से, क्योंकि अब डायरेक्ट तो पास नहीं हो सकते।
लेकिन यहां पर इतने ताकतवर देश और इतने ताकतवर प्रधानमंत्री के होते हुए ये सब लोग इतने बोल कैसे पा रहे हैं? या तो इनको साफ साफ कहा जाए कि सबूत दे और इलेक्शन कमीशन को जो भी कार्य करता है उन पर कार्रवाई हो, और नहीं तो इनके ऊपर कार्रवाई हो। और यहां सबसे ज्यादा मुझे ताजुब होता है सुप्रीम कोर्ट पर, जो बात बात पर स्वतः संज्ञान लेती है लेकिन इस मामले में चुप्पी साधे रहती है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इन नेताओं को बुलाती है, कहती तुम लोग क्या बकवास करके रखे हो, सबूत दो, और सबूत अगर नहीं दे सकते तो तुम लोग ये बात कैसे बोल रहे हो। उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की अध्याय 9 की धारा 173 क्यों नहीं लगाती? क्या सुप्रीम कोर्ट भी ये सब धाराएं जो बनाए हैं वो केवल सजाने के लिए रखे हैं, या सुप्रीम कोर्ट केवल 63 की धारा बलात्कार के लिए, 100 और 101, 102, 103 की धारा मर्डर तक के लिए सीमित रखे हो, या 300 वाली लिस्ट वाली धारा केवल चोरी झपटी झूठ फरेबी के लिए बस उपयोग के लिए रखे हो? ये सब बड़ी बड़ी धाराएं जिसका उपयोग अब भी होना है, सब क्यों नहीं हो रहे हो? ये सबको जंग लगाने के लिए रखे हो, और यही 10 साल 20 साल 25 साल बाद फिर कहोगे ये धारा काम का नहीं है, इसमें संशोधन करते हैं। क्या संशोधन का झुंझुना ही बचवाने के लिए सब कुछ रखे हैं आप लोग? ये सब चीजों का उपयोग ये सब धाराओं का क्यों नहीं होता? ये सब क्या शोभा की वस्तु है? ये सब उपयोग की वस्तु है, लेकिन कोर्ट को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और ताजुब लगता है कि कोर्ट जब SIR या कोर्ट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जब कोई याचिकाएं जाती है तो बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लेती है, जबकि कोर्ट को साफ साफ डांटना चाहिए कि तुम लोग ये सब चीज लेकर कैसे आ रहे हो, आप लोग ये सब चीज को तुरंत वापस लेके जाइए। और अगर इलेक्शन कमीशन अगर किसी व्यक्ति का नाम कटा है तो पहले उस आदमी को इलेक्शन कमीशन के पास अपनी बात रखने को लिए कहिए, इलेक्शन कमीशन को बताने के लिए कहिए कि हमारा नाम कैसे कट गया, और इलेक्शन कमीशन अगर उसका नाम नहीं सुधारता तब फिर आप आइए कि इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हर तरीके से कमर कस के बैठा है, अपनी ईमानदारी का अग्नि परीक्षा बार बार दे रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक चीज नहीं कर पा रहा है कि उनको दंडित नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी शक्तियां हैं, कम से कम वो अभी जो धारा बताया भारतीय न्याय संहिता का 173 के तहत तो उनके खिलाफ कोर्ट जा सकती है और कोर्ट को सुनना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो ये सब चीजों में बहुत है। और अंत में मैं बताऊंगा कि देश की जनता का भी, जैसे मैं बोला था कि देश का जनता का मेन काम नहीं, लेकिन यहां है, मैं उन विपक्षी पार्टियों का, जैसे एग्जांपल के तौर पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार में अक्सर कहा जा रहा है कि धांधली हो गया, ईवीएम मशीन खराब हो गया, तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आपको जो ये नेता बोलते हो, जिन नेताओं के कारण आप ये बात सुन के बोलते हो अपने नेता के कारण, आप वो नेता को एक बात बोलिए, 45 दिन का समय होता है चुनाव के बाद, अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी है तो 45 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हो, गड़बड़ी का प्रूफ दे सकते हैं, और अगर वो गड़बड़ी सच साबित हो गई ना तो वहां की सरकार को पलट सकती है सुप्रीम कोर्ट। अगर आप सब आम जनता जो आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से जो बातें कहते हैं कि इन लोग का हार का कारण ईवीएम मशीन की खराबी है, तो आप अपने नेता के सामने ये बात जाकर बोलिए कि कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में जाने पर काम भी होगा। लेकिन आपको बता रहा हूं ऐसे सब के सब आरजेडी के जितने वोटर हैं, आपका मत है, मैं आपकी मत का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आपको खुद ये नेता बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं को पता है कि ऐसा कुछ है नहीं, मैं वहां जाऊंगा कोर्ट में तो कोर्ट एक ही बार में कोर्ट में पर्दाफाश हो जाएगा मेरे झूठ का, और तुरंत भाग जाऊंगा, फिर बार बार झूठ भी नहीं बोल पाऊंगा। और आप लोग उनके हाथों की कठपुतली मत बनिए। आप लोग ये मान के चलिए कि इलेक्शन कमीशन में अगर खराबी होती तो ये सब आपके नेता चल गए रहते, और आप ये मत कहिए कि नेताओं की बात सुनेगा कौन। ये नेता के पास कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील है जो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं आतंकियों के लिए। तो क्या आप उनके इतने बड़े वोटर हैं, आपका मत वहां तक नहीं पहुंचा तो क्या उनके लिए कोर्ट नहीं खुलवा सकते? अरे भैया ये सब कुछ करवा सकते हैं। आप अपने नेता से जरूर ये सवाल बोलिए, जरूर बोलिए जाकर तेजस्वी यादव से या लालू प्रसाद यादव से कि आप कोर्ट में जाकर प्रूफ दीजिए जो आप बोल रहे हैं। लेकिन वो नेता नहीं देंगे, क्योंकि वो नेता जानते हैं कि मैं झूठा हूं। आप राहुल गांधी को जाकर बोलिए कि इलेक्शन कमीशन के सामने बारे में इतना बात करते हो ना, तो आप जाओ और जाकर कोर्ट में बात रखो कि सर हमारे साथ गलत हुआ है। और आप लोग कहो कि आप इतने सारे वकील को रख लेते हो ना, बड़े बड़े वकील को, जिनकी एक एक मतलब पैरवी का फीस 30 लाख 35 लाख है, तो हम जनता जो आपको वोट देते हैं आप तक नहीं पहुंच पाता और आप हार जाते हो, हम आप जैसे नेता से वंचित हो जाते हैं। वो सब के नाम पर आप लोग दबाव डालिए उन पर, और दबाव डाल के कहिए
कि आप एक बार कोर्ट जाइए ना भाई, 45 दिन कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सारे के सारे नेता आपको बेवकूफ बनाकर 45 दिन निकाल देंगे और फिर वही रोना चालू करेंगे, ईवीएम मशीन खराब है, खराब है, खराब है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे देश के लिए कितना खतरनाक चीज है कि आज इलेक्शन मशीन में ईवीएम मशीन को खराब कहेंगे, 1 साल कहेंगे, 2 साल कहेंगे, 10 साल करेंगे और सरकार जीतते जाएगी और आपकी चुनी हुई सरकार आती जाएगी। लेकिन एक समय के बाद इन लोग ये चुनावी प्रक्रिया को ही खराब करके हमारे देश की चुनी हुई पसंदीदा सरकार को जबरदस्ती हटा देंगे विदेशी ताकतों के साथ मिलकर, क्योंकि बहुत सारी विदेशी ताकतें अभी लालायित है भारत के ऊपर हमला करने के लिए, कि उनको कोई कारण नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा पाया होगा कि कितना खतरनाक है इनकी ये बयानबाजी। तो दोस्तों फिर मिलता है अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।